अपलोड द वीडियो, बट अभी यूपीएससी का जो रिजल्ट आया उसको देखा होगा आपने पूरी क्लियरली तरीके से, जो हिंदी मीडियम का रिजल्ट है इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लाइक एवरी ईयर, ठीक है। 2013 में सीसैट आया था, तब से लेकर 2026 चल रहा है, क्या रिजल्ट है, इट इज गोइंग टू 0 ऑलमोस्ट सेम हर साल 2 to 4% का सिलेक्शन रेशियो है हिंदी मीडियम से, ठीक है। ये मीडियम चेंज करने का इकलौता ऐसा चैनल है यूट्यूब पर, ठीक है। ना ही कोई ऑफलाइन पूरे इंडिया में कोचिंग है और ना ही कोई यूट्यूब चैनल है ऐसा जो कि आपको हेल्प प्रोवाइड कर सके, ठीक है। अगर आपको मीडियम चेंज करने से रिलेटेड कोई भी इशू है तो ये हमारा यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल का नंबर है 7080507433। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, बात करना हो तो टाइम ले सकते हैं आप, ठीक है, बात भी कर सकते हैं। और हमारा एक ऐप है चेंज द मीडियम करके, ये ऐप पर अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पे, वहां से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब देखिए सीधे से ये बात करते हैं, यहाँ पे हमारे फाउंडेशन कोर्स हैं जहां पे आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, पूरी की पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी बहुत से कम फीस में, ठीक है। अब देखो मैंने आपको एक चीज वहां पे समझाई है कि जैसे आप हिंदी मीडियम को, तो ये एनसीईआरटी है, हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे, बताएंगे आपको नोट्स कैसे बनाएं। देखो हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको दिक्कत आती कहां है, ये तो देखो सबको पता है कि हाँ मीडियम चेंज करना इज द रियल ऑप्शन एंड बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट इट, बी प्रैक्टिकल अबाउट इट। आप इमोशनल मत बनिए, है ना, डोंट बी इमोशनल कि भाई वो रील्स देख ली, ये कोचिंग का नाम सुन लिया, वो सर का नाम सुन लिया, उससे कुछ नहीं होगा। आप अपनी जिंदगी को सेंटर में रखिए एंड देन यू थिंक कि भाई आपकी लाइफ कहां जा सकती है, ठीक है। 100% तो भाई कोई नहीं बता सकता कि होगा क्या, बट हाँ इतना तो प्रेडिक्शन आप कर ही सकते हो ना कि भाई जो इतने साल का डेटा है 2013 से लेकर 2000 आपका 2026 तक का जो लगभग 14 इयर्स जो हो गए हैं, ठीक है, तो उनमें हिंदी मीडियम का रिजल्ट क्या रहा है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल के बराबर रहा है, ठीक है। अब देखो मीडियम चेंज करने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि मैं आपको बताता हूं, आपका जो आजकल का जो इंटरनेशनल रिलेशन जो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, वॉर्स वगैरह जो चल रहे हैं, यूएस का वेनेजुएला के साथ जो 1 जनवरी को हुआ, ठीक है, क्या हुआ, पावर, ठीक है। तो एक वर्ड याद रखो, पावर, ठीक है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इसका मतलब क्या है, पावर, ठीक है। तो यहां पे पावर क्या है, शक्ति एक तो, और इंटरनेशनल रिलेशन में अगर किसी कंट्री को बुलाना होता है किसी नाम से तो उसको हम पावर के नाम से बुलाते हैं। जैसे यूएस क्या है, एक सुपर पावर है, चाइना क्या है, सुपर पावर एक तरीके से मान सकते हैं, इंडिया को भी हम इसमें गिन सकते हैं, इंडिया भी पावरफुल कंट्री है, रशिया को हम गिन सकते हैं, ठीक है ना, रशिया हो गया, ठीक है। फ्रांस को भी हम मान सकते हैं, उनका भी सेइंग का कुछ ना कुछ मतलब रहता है, ठीक है। जर्मनी को हम मान सकते हैं, ठीक है। जापान को हम मान सकते हैं, ठीक है। साउथ कोरिया को हम मान सकते हैं, जो लोग कुछ कंट्रीब्यूट करें, ऑस्ट्रेलिया को हम मान सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके जो ये कंट्रीज हैं इनको क्या बोलेंगे इंटरनेशनल में, पावर बोलेंगे, पावर, है ना। और इसको कैसे उच्चारण करते हैं, पावर, ये, ठीक है। आप अपने आप को इंप्रूव तो करने की कोशिश करो, डेफिनेटली हम मीडियम चेंज कराएंगे आपका, आप मीडियम भी चेंज होगा, पूरी यूपीएससी प्रिपरेशन होगी फुल, है ना, सारी 6 से लेकर के 12th क्लास की लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ाई जाएंगी आपको। अभी जब मैं आपको रीड करके बताऊंगा कैसे नोट्स लेने हैं, कैसे रीडिंग करनी है, ग्रामर कैसे होना है, वोकैबुलरी कैसे करनी है, स्पीकिंग कैसे करनी है, ठीक है, एक ही क्लास में आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल कन्विंस हो जाओगे इस बात से, ठीक है। क्योंकि समय मत बर्बाद करो, ये टाइम वापस नहीं आएगा, ये जो बीत रहा है ना, समय नहीं, आपकी जिंदगी बीत रही है, ये वापस कभी लौट के आनी नहीं है, टाइम तो कभी नहीं आएगा, पैसा तो कमाना ही सबको, ठीक है, बट आप फोकस करो अच्छे से कि बिल्कुल प्रैक्टिकल रेस में आओ। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है, ये पावर। अब एक सेइंग है कि इट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ पावर नॉट द पावर ऑफ आर्ग्यूमेंट, है ना। अब देखो ये जो सेइंग है ये एक रियलिस्ट सेइंग है, तो रियलिस्ट मतलब क्या होता है, रियलिस्ट मतलब रियल, एकदम सच, बिल्कुल। तो इसको आप एक सब और प्रैक्टिकल, भाई ये बहुत प्रैक्टिकल बंदा है, एकदम रियलिटी में जीता है, ठीक है, इमोशन। तो ये एक रियलिस्ट थॉट है। जब आप इसको पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल पढ़ोगे तो वहां पे आपको पीएसआईआर में इन सब चीजों को पढ़ने को मिलेगा, और न्यूज़पेपर में भी बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं, बहुत सारे रियलिस्ट थिंकर्स होते हैं जो अपनी बात को क्लियरली बताते हैं, जैसे इंडिया को चाइना के ऊपर अटैक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो रियलिस्ट का थॉट होगा बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है ना। आइडियलिस्ट जो आदर्शवादी जिंदगी में जीते हैं उनको लगता होगा अरे यार सोच लेते हैं, करना आगे क्या होगा, बहुत कुछ, ये सब, ठीक है। बट देखो अब इसका मतलब क्या है, इट मतलब हो जाएगा ये, है ना, और इस मतलब हो जाएगा है। अगर आपने बिल्कुल इंग्लिश नहीं पढ़ी है कभी भी, 6 लेकर के 12th क्लास तक, इंटरमीडिएट तक या ग्रेजुएशन तक सब नहीं पढ़ा, तब भी आपका मीनिंग चेंज होगा बिल्कुल आराम से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये है क्या है, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट तो क्या होता है, तर्क। जैसे आप मान लो कोई चीज का तर्क दे रहे हो, क्या हिंदी मीडियम का सिलेक्शन है, भाई तर्क आपका सही है, ठीक है, तर्क ऑफ द पावर। तो यहां पे यही सारे पावर है, जितने भी कंट्री के नाम थे ये सब, इनको पावर बोलो, ठीक है। तो इट इज द आर्गुमेंट ऑफ द पावर, नॉट मींस नहीं, द पावर ऑफ आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट की शक्ति कितनी है, यहां पे पावर मतलब होता है शक्ति, और यहां पे एक पावर का मतलब हो जाएगा कंट्रीज, जो भी पावरफुल कंट्रीज हैं। तो कहने का मतलब कि आप जैसे हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हो, ठीक है, आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हो और आपका ये तर्क सही है कि भाई हिंदी मीडियम का रिजल्ट लगभग 1000 सीटें जब आ रही हैं तो 998 लोग, 980 लोग, 970 लोग, लगभग मतलब 98% हिंदी इंग्लिश मीडियम के सिलेक्शन का रेशियो है, 2 to 4% इंग्लिश में हिंदी मीडियम का सिलेक्शन का रेशियो है। तो तर्क तो आपका सही है, आर्गुमेंट जो आप दे रहे हो, ठीक है, बट किस पोजीशन पर आप बैठे हो, दुनिया जा कहां रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डीप सीक, डीप फेक, साइबर क्राइम, ठीक है ना, आपके जो भी मतलब इंटरनेट, स्पेस टेक्नोलॉजीज, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी,
टेक्नोलॉजी, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब जो चीजें आ रही हैं, एआई एंड एवरीथिंग आ रही है, तो इनसे जमाना पीछे तो जाएगा नहीं, अब जमाना आगे ही जाएगा, राइट, आगे जैसे हमारा गगनयान मिशन है, तो ये सब क्या है, ये सब टेक्नोलॉजी में ही तो इन्वेस्टमेंट है, वॉर्स हो रहा है, ठीक है ना, वॉर वगैरह हो रहे हैं, तो वहां से वो क्या टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा एडवांस होना पड़ेगा, उसके लिए हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है ना, उसके लिए हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, रिसोर्सेज लाने पड़ेंगे, तो उस प्रकार का एक हमको आर्किटेक्चर पूरा तैयार करना पड़ेगा, ठीक है ना, एक ढांचा बनाना पड़ेगा। तो अब दुनिया उस तरीके से आगे बढ़ रही, तो जो यूपीएससी में सिलेक्शन होंगे वो इस चीज को फ्यूचर में माइंड में रखकर ही बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा ना, कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन अगर आती हैं तो हम ऐसे बच्चों को सिलेक्ट करें जो इन सारी सिचुएशंस को टैकल कर सके, हैंडल कर सके, है ना। इमोशनल हमको नहीं बनना है, इमोशन हमको रियलिस्ट रहना, बिल्कुल प्रैक्टिकल बनना है। तो कहने का मतलब है कि जब यूएस ने वेनेजुएला पे अटैक किया, क्यों किया, ऑयल के रिसोर्सेज की वजह से, कि भाई ऑयल हम बेचेंगे। अब वेनेजुएला आपको पता है कि वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट एयर आपके उनके पास ऑयल के रिसोर्सेज है। वहां के जो प्रेसिडेंट थे उनको इन्होंने कैप्चर कर लिया, उठा लिया वहां से, और इनको अपने यहां यूएस में इनके ऊपर कोर्ट पे केस कर वहां इनको बंद कर दिया। तो देखो यूएस ने किया तो गलत, क्यों यूएस ने गलत किया, ऑब्वियसली सबको पता है, अगर आप थोड़ा सा भी न्यूज़पेपर अगर फॉलो करते हो तो, ठीक है। तो वही बात यहां पे कही जा रही है कि इट इज द आर्गुमेंट ऑफ पावर, तो जो तर्क है पावर, मतलब अगर यूएस का आर्गुमेंट मतलब गलत भी है, यूएस मतलब मेन चीज क्या है, कंट्री पावरफुल है, तो उसका तर्क गलत भी है तो भी उसी की ही चलेगी। इसीलिए जैसे इंग्लिश मीडियम से हो रहा है सिलेक्शन, तो भले इंग्लिश मीडियम वाले कोई गलत नहीं है, बट हिंदी मीडियम का नहीं हो रहा तो ये गलत है कि भाई हिंदी मीडियम के बच्चों को सिलेक्शन भी होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आपका उत्तराखंड, पंजाब, ये सारी जो बेल्ट बच्चों की है, ज्यादा से ज्यादा 5-7 लाख बच्चे यहीं से बैठते हैं यूपीएससी में, और वो मोस्टली आपके बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स किए होते हैं, बीएससी किया होता है, बीकॉम किया होता है, यही सब किया होता है उन्होंने। तो ऐसे बच्चों को भी तो आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए ना। बाकी जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको मिलना चाहिए, भाई मेरी इंग्लिश मीडियम से कोई वो नहीं है, मैं सबके लिए रिस्पेक्ट है मेरे लिए, ठीक है, बट मेरा यही कमिटमेंट है कि हिंदी मीडियम में कोई कमी नहीं है, तो हिंदी मीडियम के बच्चों का सिलेक्शन डेफिनेटली बढ़ना चाहिए। हिंदी मीडियम के तरीके से नहीं बढ़ सकता, भाई मीडियम चेंज करके आएंगे हम, ठीक है ना, सिलेक्शन तो समय हम बर्बाद नहीं कर सकते, हम वेट नहीं करें यार वो होगा ये होगा, ये सब कुछ नहीं। आप देखो ना आपके हाथ में मौका है कि नहीं है, आप उसको यूटिलाइज करो, थोड़ी सी मेहनत करो। आप हमारा जो कोर्स है फर्स्ट क्लास से आपको डिफरेंस फील होगा, अभी मैं आपको उसी तरह बताऊंगा रीड करके सब कुछ, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है कि आर्गुमेंट अगर पावरफुल व्यक्ति दे रहा है, जैसे इंग्लिश मीडियम से आप यूपीएससी प्रिपरेशन करोगे, सिलेक्शन के चांसेस डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। अगर आप हिंदी मीडियम से कर रहे हो तो आप रिजल्ट खुद ही देख रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। यूपीएससी के चेयरमैन साहब जो होते हैं वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हर साल एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं यूपीएससी के सिलेक्शन के आधार पर कि भाई इतने लोग हमारे इंजीनियर हैं, इतने डॉक्टर हैं, इतने आईएएस हैं, है ना, ये सब बने, इतने इस कैटेगरी से हैं, इतने लोग हिंदी मीडियम से हैं, इतने गुजराती, इतने मलयाली, इतने इंग्लिश में, इस तरीके सारी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। उसी का डेटा है, उसके बेस पर मैं ये सारी चीजें बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कुछ भी, अगर आपको 1% का डाउट हो कि ये डेटा कहां से आपके पास, तो आप जाइए यूपीएससी की वेबसाइट पर upsc.gov.in, वहां पर जाइए एनुअल रिपोर्ट वाले सेक्शन में एंड रीड एनुअल रिपोर्ट्स। बाकी आप यूट्यूब पर भी अगर सर्च करेंगे कि यूपीएससी के एनुअल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं सिलेक्शन के बारे में, हिंदी मीडियम के बच्चों के बारे में, तो वहां पर भी आप चीजों को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इट इज वेरी क्लियर, इट इज वेरी वेरी एपरेंट, ठीक है। आप बिल्कुल जाकर के पढ़िए, रीड करिए, समझिए, तब हमारे पास आइए, ठीक है। बट अपने बारे में खुद सोचिए आप, अभी स्ट्रेटजी कैसे बनाएं उस पर भी एक वीडियो आएगा बहुत जल्दी, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे मतलब किसी टॉपर ने कुछ बताया तो उसकी स्ट्रेटजी को फुल्ली कॉपी करते हैं। अब जैसे मान लीजिए अभी के जो अग्निहोत्री जी हैं, जिनका सेक्शन हुआ, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है, वो जो है एमबीबीएस डॉक्टर हैं। अब उनका स्टडी बैकग्राउंड क्या है, कंप्लीटली अलग होगा। ज्यादातर जो बच्चे बीए किए हुए हैं उनसे बिल्कुल अलग होगा। सोशल बैकग्राउंड भी ऑलमोस्ट अलग ही होगा, ठीक है, क्योंकि भाई इतना पढ़ाई लिखाई करें तो जो आपकी सोसाइटी जहां पर आप रहते हो, वो इंटरेक्ट करते हो, जिन बच्चों से आपकी फ्रेंडशिप होती है, ठीक है, वो भी अलग रहता है, ठीक है। ये सारी रियलिटी, ये सब कोई नहीं बताता है, बस सिर्फ यही है कि भाई अगर आप पढ़ लोगे, नहीं भी होगा तो कुछ ना कुछ करो। लाइक भाई ये सब करने के लिए हम यूपीएससी थोड़ी ना कर रहे हैं कि नहीं होगा हमारा तो हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। कुछ ना कुछ करने के लिए तो 5-6 साल थोड़ी ना लगाने की जरूरत है, इसमें जिंदगी थोड़ी ना लगा देंगे, पूरी जवानी इसमें इंसान थोड़ी ना लगाएगा, पैसा, टाइम, एनर्जी, मनी सब लगाएगा, सोशल सर्विस से बिताएगा। ये सब चीजों को देखना भी जरूरी है कि हमारी लाइफ में हो क्या रहा है, हमारा उनसे रिलेशन कितना है, कितना उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बिल्कुल अलग, वो एमबीबीएस कर रहे हैं, एम्स से कर रहे हैं या कहां से कर रहे हैं ना, और इंडिया का टॉप कॉलेज है, वर्ल्ड के भी टॉप कॉलेजेस में से अगर आप एम्स को देखो तो भी आ जाएगा, इतनी अच्छी फैसिलिटीज हैं एम्स में, ठीक है। बट वहां तक मेहनत करके वो पहुंचे, किसी ने उनको फ्री में नहीं दे दिया, उन्होंने पूरी मेहनत की और वो उसके पूरी तरीके से लायक हैं, योग्य हैं, ठीक है। बट हमें समझना क्या कि यार हमारी स्थिति क्या, हम अपने आप को सेंटर में रखें। उनका इंग्लिश मीडियम, आपको इंग्लिश बोलने में ही सोचना पड़ता है, आपको लिखने में, पढ़ने में, आप सोच ही रहो क्योंकि इतने सारे मिथ्स फैले हुए ना, करो इंग्लिश में इतनी बड़ी चीज़ है, कैसे चेंज करोगे, आपने फर्स्ट क्लास लेकर इंटरमीडिएट तक या ग्रेजुएशन तक आपने सब कुछ हिंदी मीडियम से पढ़ा, तो कैसे चेंज करो। भाई कभी करने की कोशिश की है, कहीं कोई मतलब कोचिंग अवेलेबल है जहां से आपने कोशिश करी हो पढ़ने की, तब तो आप ये बात बोलो तो समझ में आती है। आप अपनी जिंदगी को समझो पूरी तरह से रिस्क में डालोगे, जहां सिलेक्शन 2% के आसपास है, वहां पर आप अपने आप को झोंक रहे हो बिना सोचे समझे। अब अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा तो आपकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके बीच में आप इसको शेयर करिए, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है कि आप हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी करते हो, ठीक है, आर्गुमेंट आपका सही है, बट पावर किसकी चल रही है, इंग्लिश की चल रही है,
ठीक है, यूपीएससी में ऐसा है। और भाई इसका पूरा बता रहा है कि 2030 में सीसेट आया था और 2026 आ गया, ऑलमोस्ट 14 ईयर्स। तो रिजल्ट गिरते 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 2% पे आ गया। पहले 46, 40, 50% के आसपास हिंदी मीडियम का रिजल्ट रहता था, ठीक है। बट अब दुनिया मतलब हो रही है चेंज, ट्रांजिशन के फेज में हो आप, तो आप अपने आप को स्ट्रांग करो। कमजोर व्यक्ति की इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं है, कमजोर का कोई मतलब नहीं। देखो यहां पर अगर आप देखो, अगर यहां पे वेनेजुएला बोल रहा है भाई मेरी कंट्री है, मैं इस कंट्री, हमारी कंट्री है, हमारे देश के लोग मालिक हैं यहाँ के रिसोर्सेज का, हम जितने में अपना ऑयल सेल करना चाहेंगे, जिस प्राइस पे हम चाहेंगे उस प्राइस पे हम सेल करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमको कोई मतलब डॉलर में हम ना करें ट्रेड, अगर इंडिया रूपी दे रहा है तो हम रूपी को ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करा लेंगे इंटरनेशनल मार्केट में, हम इंडिया को ऑयल दे देंगे। अगर मतलब रशिया बोला कि रूबल में तुम मत लो, तुम हमको इंडियन करेंसी दो, ठीक है, हम तुमको ऑयल देंगे, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज बोले, बट यूएस को दिक्कत क्या है भाई, यूएस चाहता है कि भाई मैं सारे ऑयल रिसोर्सेज को पूरी दुनिया में कंट्रोल करूं, फिर मैं अपने हिसाब से प्राइसेस को डिसाइड करूं और लोगों को सेल करूं, ठीक है। तो ये क्या एकदम प्रैक्टिकल वर्ड है, बिल्कुल प्रैक्टिकल, रूथलेस, इमोशनलेस, यहां पे कोई इमोशन नहीं, टोटल प्रैक्टिकलिटी, टोटल रियलिटी, भाई हम कैसे सुप्रीम बने रहें, लोग हमारे पास क्यों आए। तो आप सोचो अगर आप हिंदी मीडियम से हो, कोई गलत नहीं हिंदी मीडियम से होना, बट भाई सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम करें क्या इस चीज का, क्या करें, आंदोलन करें, उससे कुछ होगा। आप कोई इतने बड़े वोट बैंक तो हो नहीं कि जिसके लिए पार्लियामेंट में कोई एक्ट वगैरह पास किया, अगर हुआ होता, अगर होना होता तो पॉलिटिशियंस आर मोर स्मार्टर देन अस। वो जो राजनीतिक हैं, हमारे जो नेता हैं, वो खुद ही सोच रहे थे कि भाई ये वर्ग जो है इससे वोट आएगा हमें, तो इनके लिए कुछ करो जरूर, ठीक है। क्योंकि देखो जब इलेक्शन से पहले क्या होता है, हर किसान के लिए कोई ना कोई आता है, भाई हम आपका ये माफ कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ कर देंगे, आपके कर्जा माफ कर देंगे, वेव ऑफ कर देंगे, आता है ना सब। बट यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कुछ आता है? नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपकी जिंदगी से आपके हाथ में है, तो किसी आप उसे टॉपर से मत रिलेट करो। उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, उनके मम्मी उनके पापा क्या करते हैं, उनके घर का माहौल कैसा, पढ़ाई लिखाई, भाई ये सब चीजें बहुत एडअप करती हैं। आपको सिर्फ यूपीएससी पे खाली उठाया किताब और पढ़ना शुरू कर दी, ऐसे नहीं। अभी देखो कितने फेक लोग आ रहे हैं, है ना, कितने फेक, सिलेक्शन नहीं हुआ फिर भी इंटरव्यू दे रहे हैं। हिम्मत तो देखिए, मतलब जो मैं कल्पना में भी नहीं सोच सकता था वैसा लोग मतलब आकर के दे रहे हैं, फिर उसका पता चलता है ये फेक है तो भाग जाते हैं। आप देख रहे हो ऐसी ऐसी मानसिकता के लोग हैं पड़े हुए हैं। तो आप समझदार बनिए, आप मतलब एक समझदार होना ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, तभी आप इस एग्जामिनेशन को सही से प्रिपेयर कर पाओगे। बी वेरी प्रैक्टिकल, बी वेरी वेरी रियलिस्ट अबाउट योर लाइफ, अदरवाइज यू whatever efforts that you are going to put in the UPSC preparation, it is completely going into waste, completely vain और completely waste, ठीक है ना। क्योंकि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना कि जिससे कोई रिजल्ट हमें आने की उम्मीद ना हो, ठीक है। हमें इतना इमोशनल नहीं बनना है, इतना हमें नहीं भाई कि हमें एक एक्सपीरियंस हो जाएगा लाइफ में, हम पढ़ लेंगे। भाई एक्सपीरियंस लेने के लिए हम यूपीएससी नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस लेने को कोई छोटा मोटा काम करें जिसमें 5-6 महीने में कोई रिजल्ट आ जाए, नहीं हुआ चलो ठीक है आगे लाइफ में बढ़ेगा। 5-6 साल 8 साल लगाओगे, एक माइंडसेट जाता है इंसान की यार ऑफिशियल लाइफ की हम जिंदगी जिएंगे, हमें ये काम करना है कंट्री में। इतना पढ़ाई लिखाई करता है इंसान तो सोचता ना मेरे यार मेरी ये हॉबीज है, मैं ऐसे काम करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मैं ये उसके बाद आपको 10,000 15,000 की नौकरी भी नहीं मिल रही है, तो क्या करोगे आप अपनी लाइफ में। इसलिए सोच समझ करके पढ़ो। आपको हिंदी मीडियम पढ़ोगे तो कोई ट्यूशन भी नहीं पढ़वाएगा आपसे, इट इज अ हार्श रियलिटी। तो रियल होकर के लाइफ में रहो, आपके मम्मी पापा भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे एक टाइम के बाद। तो इसलिए जो समय है कम से कम समय में एग्जाम को क्लियर करने की कोशिश करो, ऐसा रास्ता चुनो आप, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या है, आज भी वही है ना, एक बार बोलते हैं मैकेडमाइज्ड रोड, मतलब कच्ची पक्की टाइप की खड़ंजे टाइप की रोड है, और इंग्लिश मीडियम के लिए हाईवे बना हुआ है। इंग्लिश मीडियम की कोई गलती नहीं है भाई, उन्होंने पढ़ा है तो उनके लिए वो चीजें, उनके लिए द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव में सब पढ़ना इट्स लाइक वेरी इजी। आपके लिए ये सपना है कि हम पढ़ पाए। आप जिस कोचिंग में जाते हो वो लोग उसको ट्रांसलेट करके, भाई ट्रांसलेट कर, सीधे चैट जीपीटी डाला उसको ट्रांसलेट कर दिया। आपकी बुद्धि तो इस्तेमाल नहीं हुई ना उसमें, इंटरव्यू तो आपकी बुद्धि से पूछेंगे ना आपसे। जब आप क्वेश्चन पेपर आप रीड करोगे मेंस का, तो चैट जीपीटी कितना भी लगा लो, तो क्वेश्चन आप माइंड में कैलकुलेट करोगे भाई दिस क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट, ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, एंड व्हाट आई नीड टू आंसर, मेरे को आंसर क्या करने की जरूरत है, क्या लिखने की जरूरत है। दिस विल बी प्रोसेस इन योर माइंड, नॉट इन द कंप्यूटर बोर्ड, नॉट इन द कीबोर्ड। तो वो लोग आपको देते ट्रांसलेट करके, अब आप ट्रांसलेट करके उसको पढ़ रहे हो, भाई ट्रांसलेट करके पढ़ लोगे बट उस लैंग्वेज में बोलो ना। कितनी बोलवा इंग्लिश का ऐसा तो नहीं एबीसीडी नहीं पता है, अगर मैं इंग्लिश बोलना स्टार्ट करूं आपसे, ठीक है, तो आप ये नहीं बोलोगे सर आप ये तो फारसी बोल रहे हो, आप तो सर जर्मन बोल रहे हो, हिस्पैनिक बोल रहे हो, आप जापानीज बोल रहे हो, आप चाइनीज बोल रहे हो, तो नहीं बोलोगे यार इंग्लिश ही बोल रहे हो। 90% सब बच्चों को समझ में आता। तो इसको फिल्टर आउट करोगे भाई इंग्लिश में मेन दिक्कत मेरी कहाँ है, समझ में सब लेता हूँ, बोलने में मैं बोलना सीख जाऊंगा, ठीक है। जब मैं वही कंटेंट पढ़ूंगा 6 लेकर 12th क्लास से एनसीईआरटी पढ़ूंगा पूरी, ठीक है ना, सारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ूंगा सीसैट के, उसके साथ साथ वोकैबुलरी को भी रीड करूंगा, अंडरस्टैंड करूंगा, जो भी ग्रामर जैसे वो सब मैं पढ़ा रहा हूँ, उसी तरीके से डिजाइन किया मैंने इसको। तो कैसे नहीं आएगा आपको तब जब पूरी 6 से लेकर के 12th क्लास एनसीईआरटी पूरा जीएस 1 2 3 4 ऐसे राइटिंग, इंग्लिश लैंग्वेज का कंपलसरी पेपर, सारे सीसैट के आपके जितने भी रीडिंग कॉम्पिटिशन आए 2030 से लेकर 2026 तक, वो सारे कवर किए। जब इतना सब कुछ पढ़ोगे, डेली आप लिख करके सेंड करो, आपको एक नंबर दिया जाएगा, डेली आप लिखोगे, पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलेगी, स्पीकिंग की नोट्स आप जो है सेंड करोगे व्हाट्सएप पे, वहां पर आपको फीडबैक मिलेगा, ठीक है। आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराएगी। जब ये सब कराया जाएगा तो भाई आप तब उसके बाद जब आप यूपीएससी का प्रीलिम्स दोगे, तो जब आप सीसैट के पेपर को देखोगे तो उसमें रीडिंग कॉम्पिटिशन, तब आपको उसमें अटेम्प्ट कर पाओगे ना अप्रोच, हाँ भाई इतनी सारी
सारी बुक्स पढ़ चुका हूं, मैं इतना कंटेंट पढ़ चुका हूं, इतना याद कर चुका हूं, अब तो मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कर लूंगा ना। तो वो जो 28, 30, 35 क्वेश्चन जो आते हैं, ऑलमोस्ट हाफ पेपर, मतलब 80 क्वेश्चन आते हैं, 25 से 30, 35, पहले तो 40 क्वेश्चन आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। लेकिन पता नहीं यूपीएससी कब डाल देना 40 क्वेश्चन, क्या कर लोगे आप भाई? ये तो उनका प्रेरोगेटिव है ना, उनका अधिकार है ना, एक अधिकार है कि भाई वो कौन सा क्वेश्चन दे, क्योंकि एग्जाम में आप नहीं बता सकते एग्जामिनर को भाई ये वाला क्वेश्चन पूछो, है ना। बट हिंदी मीडियम मोस्टली ये उतारे, ये करो भाई, रोने गाने से कुछ नहीं होता, किसी का कुछ नहीं हुआ। इमोशनल मत बनो, बी वेरी कमजोर मत बनो, कमजोर बनोगे कोई मतलब नहीं है। आप जंगल में जाते हो, हमेशा जो सीधे पेड़ सबसे पहले वही काटे जाते हैं, उनकी कोई गलती नहीं होती, बट फिर भी काटे जाते हैं। यही लाइफ है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एकदम सोच लो, अगर आप इमोशनल हो, बिल्कुल भावनात्मक, और रील देख करके कोई गांव का और ये छप्पर हाथ में लिए हुए और उनका बेटा बना, ये सब बोलने के तरीके। मैं आपको बताता हूँ, एक IAS ऑफिसर हैं जिससे मैं पर्सनली मिल भी चुका हूँ, ठीक है, उनका नाम भी आप जानते होंगे। तो वो जो है उनके इंटरमीडिएट में 65% मार्क्स थे, 65%, ठीक है। तो उनको खुद बता रहे थे कि उनसे पूछा, उनसे एक पत्रकार ने फोन करके पूछा, उनकी ऑल इंडिया रैंक आई थी 3, उनसे पूछा जो पत्रकार कि कुछ ऐसा बताइए मसालेदार जिससे कि न्यूज बन सके। तो उन्होंने बताया यार मेरे 65% था। बोले बस, तो उन्होंने लिखा 65% इंटर में पाने वाला बना IAS। अब बताओ उन्होंने कितनी लंबी 5 अटेम्प्ट दिए, ठीक है, कितनी लंबी जर्नी थी, कितना सीखा, कितना रिसर्च किया। तो ये सब सुन करके आप मोटिवेट ना हो, आप अपने आप को देख करके मोटिवेट हो, अपने आप को सोच करके मैं करूंगा, ऐसे मेहनत करूंगा, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। और इंग्लिश इतनी बड़ी चीज नहीं कि नहीं होगा, आप इंग्लिश में आराम से लिख लेते हो, अभी इंट्रोडक्शन बोल लो तो बता दोगे। तो ये जो देखो ना कि बस करना क्या है, लिखना, उसकी प्रैक्टिस कराएंगे डेली। उसके लिए कंटेंट कहां से आएगा? NCERT से आएगा, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, स्पेक्ट्रम से आएगा, लक्ष्मीकांत से आएगा, न्यूज़पेपर से आएगा, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा, है ना। तो मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि सोचो समझो, आज की दुनिया में भी अगर आप इमोशनल फूल बन के जी रहे हो तो यू आर कंप्लीटली फूल पर्सन। आपको खुद को बेवकूफ नहीं, अपनी रिस्पेक्ट करो कि यार जब मैं यूपीएससी प्रिपरेशन करने जा रहा हूं तो जो हाईवे बना हुआ इंग्लिश मीडियम के, भाई उनको सारा कंटेंट अच्छे से मिला, स्टडी मटेरियल अच्छे से मिला, भाई कुछ तो है बात, तभी तो हो रहा है ना। इंग्लिश मीडियम के बच्चे कोई बेवकूफ था नहीं कि यार वो बंदा जाएगा बोलेगा नहीं द हिंदू वाला कोई चीज मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं कोई अच्छा कंटेंट पढ़ूंगा नहीं क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूं। भाई उसके अंदर जितनी क्षमता होती है, जितनी बुद्धि होती है, वो सब लगाता है अपनी तरफ से, पूरा एफर्ट लगाता है, पूरी जी जान लगाता है। ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ते नहीं, पूरी जी जान लगा देते हैं, ठीक है। बट फिर भी भाई नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी तो है ना। उस कमी को लोग बता रहे हैं आर्किटेक्ट हमको बिल्ड करना होगा, आर्किटेक्चर बिल्ड करना होगा पूरा, मतलब हमको क्या बिल्ड करोगे? इतने 16-17 साल हो गए, अब और कितना बिल्ड करोगे? और मतलब कितने 16-17, सोचो 10 साल, मतलब कुछ लोग तो मतलब ओवर एज हो गए होंगे जिनके 6-6 अटेम्प्ट होते रहे होंगे। जब उन्होंने 14 से देना शुरू किया होगा तो हिंदी में रिजल्ट जब कम हो रहा है तो 2 जनरेशन खत्म हो चुकी हैं जिनका नहीं हुआ है, जिनमें से काफी लोग अगर इंग्लिश मीडियम से होते तो हो जाता। ये आप किसी सेलेक्टेड बंदे से भी पूछ लो, अगर आप किसी कोचिंग में जाओगे तो लोग क्या कहेंगे, आपका जो कंफर्टेबल है, भाई हमको भी पता है कंफर्टेबल है, भाई कंफर्टेबल क्या, हिंदी में पढ़े तो हिंदी में कंफर्टेबल है, बट भाई सही तो बताओ ना कि सिलेक्शन इंग्लिश मीडियम से होता है। आप हिंदी मीडियम वालों के एडमिशन ले लेते हो, ठीक, क्योंकि आपको अच्छा सा पैसा आ रहा है। कोई बच्चा कंफ्यूज हो, तुम इंग्लिश मीडियम ले लो, भाई ना हिंदी छोड़ पाओगे और ना इंग्लिश पकड़ पाओगे, ठीक है। तो साफ बोलने वाला बहुत कम मिलेगा आपको। तो मैं एकदम क्लियर बता देता हूं आपको, जो भी है आपकी लाइफ है, आपकी मर्जी, आप हमारे साथ जुड़ना चाहो आप जुड़ो, आपकी मर्जी। हिंदी मीडियम करना चाहते हो आप हिंदी, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मैं तो चाहता हूं कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन बढ़े। भाई ये बहुत बड़ी समस्या है, कोई नहीं मतलब यहाँ पे इसको एड्रेस कर रहा है, सब अपना अपना जो है सबकी बढ़िया स्टैब्लिश। भाई 40-40 साल से अब मैं मतलब 1 महीने में 1 वीडियो, बट मैं अब आऊंगा, रेगुलर आऊंगा। बहुत बच्चों मैसेज आते हैं, मैं रेगुलर आऊंगा, मैं यहाँ पर भी कंटेंट दूंगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ज्यादा, ठीक है। और अगर आप कोर्स जुड़ना चाहते हो, समय बर्बाद नहीं करो, बिल्कुल लग जाओ, एकदम स्ट्रेटेजिक तरीके से सब कुछ स्टडी वगैरह सब बताइए कि आप वहां से तैयारी करो, ठीक है। इसको याद कर लेना, इट इज द आर्गुमेंट ऑफ पावर, नॉट द पावर ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है ना। तो ये समझ लो कि आपका तर्क किस जगह से बोल रहे हो, पावरफुल पोजीशन पर बैठकर जो बोल रहे हो तो सही है, तो वो गलत चीज भी सही मानी जाएगी। और अगर एकदम वीक जो मतलब तुम्हारी सिचुएशन है, स्थिति कमजोर है, अपने घर में ही देख लो तुम, अगर आप नहीं आते हो, कुछ भी नहीं करते तो आप बोलते आपकी कोई वैल्यू है? सोचो, यही लाइफ है और कुछ नहीं है लाइफ। अब देखो, जो मतलब जैसे मान लो किसी के घर में अगर आप मतलब यू आर नॉट अर्निंग, आपकी 25-26 होगी, यू आर नॉट अर्निंग, आपकी कोई रिस्पेक्ट है नहीं है, आपको लिटरली फील होता है, ठीक है। और देखो वही चीज इंटरनेशनल रिलेशन, जो पढ़े लिखे लोग सूट बूट टाई वाई लगाए बैठते हैं, यूएस ने क्या किया, वेनेजुएला को अटैक कर दिया। क्या है तो तुच्छ चीज ही ना कि भाई भाई तुम्हारे पास ऑयल थोड़ी, उसकी कंट्री है, वो सोवरेन कंट्री है, ठीक है। वहां का जो प्रेसिडेंट है उसकी मर्जी है, भाई हम फ्री में बांट दे सबको। जैसे मान लो मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं, मैं फ्री में बांट दूं, अगर मैंने टैक्स वगैरह पे किया है, मेरी वाइट मनी है, मैं चाहूं फ्री में बांट दूं, मैं चाहूं आग लगा दूं, है ना, मैं चाहूं कुछ भी कर दूं, मैं कुछ भी खरीद लूं, ठीक है, मेरी मर्जी है, ठीक है। आप थोड़ी बताएंगे भाई हाउ यू स्पेंड योर 100 करोड़ रुपीस, मेरी मर्जी है। तो वैसे वेनेजुएला की मर्जी, भाई वो कहां पैसा खर्च करे, वो चाहे जहां पैसा खर्च करे उसकी मर्जी, वो चाहे जिसको ऑयल दे, चाहे फ्री में ऑयल दे दे, है ना, चाहे मतलब जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दे, चाहे अगर 1 लीटर खरीदो तो आपको 4 लीटर फ्री दे दे, उसकी मर्जी है। यूएस कौन होता है? बट भाई बादशाह कायम करनी, उनके पास ताकत है तो जबरदस्ती कर लिया उन्होंने, उसको उठा के बंद कर दिया बिना वजह। तो समझ लो, तो यही एक्चुअल रियलिटी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आपने सुना होगा, ठीक है ना। ये सब पढ़ो, द चार्ल्स डार्विन वगैरह, इसीलिए इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई सही मतलब जो है बोला था कि अच्छे से पढ़ो, बहुत सारे कंसेप्ट आपके उसमें क्लियर होते हैं। लाइफ आपकी बिल्ड धीरे धीरे होती है,
ठीक है। और यहाँ पे तो सेशन तो लोग अलग ही लेवल का रोना रोते हैं, आर्किटेक्चर नहीं है, मतलब पढ़ाई स्टडी मटेरियल नहीं है, ये नहीं। अरे तो इंग्लिश मीडियम में इतना स्टडी मटेरियल भरा तो पढ़ना शुरू करो ना, चेंज करो मीडियम, खत्म हो गया। जब भाई कोई भी चीज़ को बदलाव करने के लिए क्रांति की जरूरत होती है, एंड दिस इज व्हाट आई बिलीव इन, कि भाई रिवोल्यूशनरी थोड़ा सा बनो सिर्फ अपनी लाइफ में, आपको कोई उत्पात नहीं मचाना है बाहर, अपने माइंड में सोचो और मेहनत करना शुरू करो। अब देखो ये एनसीईआरटी हमारी, ठीक है, ये हमारी 7th क्लास की एनसीईआरटी है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ट्राइब है ना, ऐसे पढ़ेंगे ट्राइब, ठीक। अब इसका लोग क्या समझते हैं, जनजाति। भाई ये हिंदी ट्रांसलेशन है इसका। आपसे पूछे व्हाट इज ट्राइब, क्या बताओगे, जनजाति। अच्छा फिर तो क्या होता है, मसाल ने बोले हाँ तो क्या, अच्छा ये बताओ भाई जनजाति क्या होती है, तो क्या बताओगे, तो कुछ पता ही नहीं है। एक्सप्लेनेशन अगर वर्ड की होगी वो उसका मीनिंग होगा, ये तो ट्रांसलेशन है हिंदी का। जैसे मान लो नोमैड, तो नोमैड मतलब क्या, घुमंतु लोग, ठीक है ना, घुमंतु। अब आप बताओ घुमंतु, अच्छा भैया घुमंतु कैसे, तो ये बताओ आप, तो ये आपकी कंसेप्ट, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ठीक है। हिंदी में पढ़ोगे यही चैप्टर, इंग्लिश में पढ़ो जब सामने कंटेंट मौजूद है, ठीक है। एंड मतलब और होता है सेटल्ड कम्युनिटी। तो सेटल्ड कम्युनिटीज क्या, मतलब जो लोग मतलब सेटल हो चुके, जैसे मान लो आप आईएएस बन के सेटल हो गए अपनी लाइफ में, शादी वादी हो गई, बच्चे हो गए, आप अपना जो करो, तो क्या भाई लाइफ सेटल, यही मानिए ना। तो इस सेंस में हिस्ट्री के मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की ये 7th क्लास की एनसीईआरटी है, ठीक है ना, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की 7th क्लास की एनसीईआरटी होगी पढ़ना, ये चैप्टर है उसमें, ठीक है। मैं आपको रीड के बताता हूँ कैसे नोट्स लेना है, कैसे ग्रामर करना है, क्या करना है, ठीक है। अब सेटल कम्युनिटी मान लो एग्रीकल्चर हो गए, है ना, आपके मतलब ट्रेडर्स हो गए, एंड आपके आर्टिशंस हो गए, क्राफ्ट पर्सन्स हो गए, क्राफ्ट मतलब शिल्पकार हो गए, कारीगर हो गए, ठीक है ना, ये सब हो गए। आपके राजा वगैरह हो गए, आपके क्वीन हो गए, किंग्स हो गए, ठीक है, आपके मिनिस्टर्स हो गए, ठीक है, ये सब आर्मी पर्सन्स हो गए, इनको सब क्या बोलते हैं, सेटल्ड कम्युनिटीज हैं ये, ठीक है। अब इनसे कंपैरिजन किया जा रहा है कि भाई ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। ऐसे देखो, जब मैं बोल रहा हूँ आप इंग्लिश आपके माइंड में जा रही है, आप सुन रहे हो, जो नहीं आ रहा मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है, क्या दिक्कत, एकदम स्पून फीडिंग तरीके से पढ़ाऊंगा, इससे भी ज्यादा डिटेल में, ठीक है। अब देखिए अब इसको रीड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्राइड और नोमैड, अब मतलब नोमैड्स का मतलब कैसे समझो, देखो जैसे यहाँ पे आपको समझा दूं, वही सब नीचे लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर मतलब देखो हर इंसान को रहने के लिए क्या करना है भाई, खाना तो जरूरी ना, फूड है ना, तो ये लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर। अब जैसे मान लो ये सब लोग मतलब जंगल में रहते थे, अब जंगल का ये एरिया इन्होंने क्या किया, यहाँ पे आग लगा दी, सारे पेड़ जल गए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर जो मतलब पेड़ वगैरह की राख थी, उससे क्या हुआ, यहाँ की जमीन क्या हो गई, फर्टाइल। अब एक वर्ड आपको मिलेगा, फर्टाइल मतलब क्या है, उपजाऊ हो गई जमीन यहाँ की, ठीक है। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर किया उन्होंने, अब मतलब 2-3 साल यहाँ पर रुके ये लोग। अब जब इस जमीन की फर्टिलिटी कम होने लगी, उत्पादकता कम होने, क्योंकि बार बार ये एग्रीकल्चर करो, तो ये लोग यहाँ से मूव कर गए, दूसरी जगह चले गए। अब यहाँ पर इसी को हम क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्ट करना, एक जगह दूसरी जगह शिफ्ट, जैसे मैं अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया, तो शिफ्ट कर, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, नोमैड्स। ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब अगर मान लो इसको लिखना कैसे है, अब देखो सिर्फ इसी वर्ड को लिखना कैसे है, ठीक है। अगर इसकी एक्सप्रेशन मान लो कैसे डेफिनेशन बनानी है, बिना कोई ग्रामर, बिना कोई वर्ड मीनिंग, बिना कोई वोकैबुलरी वर्ड, कैसे बना सकते हो, देखो यहाँ पे रियल देखो एकदम सामने, ठीक है। अब देखो आपने हेडिंग डाली नोमैड्स या नोमैडिक पीपल, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, आप ये लिखो, ये आपके क्या है, कीवर्ड्स, ठीक है। तो इन्हीं कीवर्ड्स से आपकी डेफिनेशन बन जाएगी, इन्हीं कीवर्ड से आपका आंसर बन जाएगा, सब इसी से बने। देखो फॉरेस्ट हो गया सबसे पहले, अगला क्या हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है ना, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। अब यहां पे क्या है, फॉरेस्ट के बाद क्या होगा, फर्टिलिटी है ना, किसकी, ऑफ द लैंड, है ना। अब यहां पे क्या होगा, क्लियर करना, मतलब क्या है, जंगल को क्लियर करना, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हो गया, सीड्स, जैसे मान लो सीड्स है ना, तो मतलब बीज, उसको सो करना, उसको बोना, ये हो गया, ठीक है। एग्रीकल्चर, ये सब कीवर्ड से कहां, इसमें कोई ग्रामर वमर कहां है, बताओ, ये बताओ, ठीक है, ये हो गया, है ना। अब उसके बाद अब उसका फिर लिखो, फर्टिलिटी मतलब एग्रीकल्चर हो गया, फसल हो गई, तो फिर फर्टिलिटी लिखो, फर्टिलिटी होगी डाउन, ठीक है ना, तो ये डाउन का साइन, फर्टिलिटी डाउन हो गई। फिर क्या हो गया, मूव या शिफ्ट हो गए, है ना, या वहां से शिफ्ट हो गए, फिर दूसरी जगह चले गए, अदर प्लेसेस। अब इसको क्या बोलेंगे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलेंगे, इक्वल टू नोमैडिक पीपल लिख दो। अब देखो इतने वर्ड आपको बता दें, इसमें कौन सा ऐसा वर्ड जो आपको नहीं पता, अगर मान लो नहीं, आपको मान लो सीड्स का मतलब पता है, सो मतलब क्या होता है, बोना, ठीक है। फॉरेस्ट मतलब आपको जंगल, क्लियर मतलब करना, साफ सफाई करना, काट पीट देना, ठीक है। फायर लगा देना वहां पे, जिससे जल के वहां की राख से वो जमीन उत्पादक हो गई, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, फर्टिलिटी ऑफ द लैंड इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब क्या है, सीड्स को बोएंगे आप, है ना, सीड्स लगाएंगे, एग्रीकल्चर होगा, फसल होगी, तो क्रॉप्स लिख दो, तो क्रॉप्स हो गई। अब वही उसके बाद जब ओवर द ईयर्स, मतलब बहुत सारे वर्षों तक जब ये लोग यही काम करते रहेंगे, तो क्या होगा, फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज मतलब कम होना, जब कम हो जाएगी तो ये लोग यहाँ से मूव हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, ठीक है ना। और उसी शिफ्टिंग, जो भी मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन को करने वाले लोग, उनको क्या बोलते हैं, नोमैडिक पीपल, सिंपल। देखो ये ऐसे लिखना, कोई कठिन नहीं, कहां इसमें बताओ कोई ग्रामर आई है, ठीक है, सब कुछ मैं सिखा दूंगा आपको, आ जाएगा। जब इस तरीके से आपको चीजें कंसेप्ट पूरा समझ में आएगा, तो सोचो कैसे नहीं हो पाएगा। जब आपने फर्स्ट क्लास लेकर के 12th क्लास तक या इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन तक, ठीक है, मेरे पास ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं जो
मतलब मैं उन कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, वहाँ से भी पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी हम हमारे साथ पढ़ रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं कि नहीं हमारा वहाँ से इंप्रूवमेंट नहीं, यहाँ से इंप्रूवमेंट हो, क्योंकि भाई जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ना वहाँ पढ़ोगे ना आप, ठीक है। तो इसको जब आप लिख लोगे ना तो सोचो आपको लगा ये तो होगा। अब खाली इसको क्या करना है, एक पैराग्राफ में इसको लिखने की आदत डालनी, वो भी सब आपको आ जाएगी। हल्का फुल्का ग्रामर ऐड करेंगे, हो जाएगा। बस सोचो जब आप 5-10 मिनट की वीडियो देख करके आपको कॉन्फिडेंस आ सकता है हाँ मुझसे हो जाएगा, तो आपसे हो जाएगा। आपका मन अगर बोले आपसे हो जाएगा तो डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक। यहां पे क्या लिखा है, यू सॉ, तो सॉ मतलब क्या होता है, देखा। बस ऐसे आप लिखो ना, यू सॉ, तुमने देखा। किसमें देखा, इन चैप्टर्स 2, 3 and 4। तो पिछले 2, 3, 4 जो चैप्टर हमने पढ़े हैं उनमें आपने देखा। क्या देखा, हाउ मतलब कैसे होता है। अब हाउ आर यू तो सभी बोलते हैं, तो कैसे सबको पता होगा। यहां तक कोई ऐसी चीज जो आपको ना पता हो, चाहे जितना आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो तब भी ये चीज पता है ना, पहली बार पढ़े हो लाइफ में तब भी पता चला नहीं पड़ा। और जो किंगडम होता है, तो किंगडम मतलब जो राज्य थे उस समय के ना, किंगडम रोज एंड फेल, तो एंड मतलब, और अब यहाँ पे इसका मतलब होता है राइज। राइज मतलब क्या होता है, उठना। जैसे सन क्या होता है, उगता है ना। तो जैसे मान लो कोई बंदा है वो बहुत गरीब था, फिर उसने मेहनत करी तो वो उठ गया अपनी जीवन, उसका स्तर जो है रोज हो गया, राइज। तो ये क्या है, रोज हमेशा सेकंड फॉर्म। तो यूपीएससी में या मतलब कहीं भी कोई भी बुक पढ़ो, अगर इतिहास कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो उसमें हर चीज सेकंड फॉर्म में ही होती है, 99% सेकंड फॉर्म। तो रोज, तो राइज, रोज, तो राइज मतलब क्या था, आगे बढ़ना, उठना। तो रोज मतलब क्या हुआ, उठे, है ना, उठे या बने या से, है ना, बहुत सारे किंगडम बने। सेंस पे फोकस करना है, सेंस पे, ये वर्ड आप याद कर लो, सेंस। सेंस पे फोकस करना कि अंडरस्टैंडिंग हमारी इंप्रूव हो। एंड फेल, फेल मतलब क्या, डिक्लाइन, या मतलब नीचे आए, डिक्लाइन हो गया नीचे, तो इसका मतलब क्या था, फॉल, है ना, फेल, फॉलन, ये हो गया। बट ये सब मैं कुछ नहीं बताता हूं, फेल मतलब क्या, गिरे या नीचे आ गए, ठीक है ना। तो बहुत सारे किंगडम्स आए और गए, ये कहने का मतलब है, ठीक है। अब देखो यहां पर कैसे आपको और इंप्रूव करना अपनी चीज को। इवन मतलब होता है यहां तक की, ठीक है। ये बहुत बार यूज होगा इसी बुक में, इसी चैप्टर में कई बार यूज होगा। इवन एज दिस वाज हैपनिंग, है ना। तो आप बोलते हो ना व्हाट हैपेंड, तो हैपेंड मतलब क्या होता है, होना। अब आईएनजी लगा, जहां भी लगाओ, कल लगातार काम हो रहा है तो हो रहा है, ठीक है। तो इवन एज, यहां तक की, इसका मतलब होता है यहां तक की। ऐसे वर्ड भी नहीं लिखो आप, यहां तक कि दिस वॉज हैपनिंग, जो ये हो रहा था, कि जो ये किंगडम्स थे ये बढ़ भी रहे थे, नए नए आ रहे थे, कुछ मतलब जो थे वो डिक्लाइन हो रहे थे, कम हो रहे थे, खत्म हो रहे थे, ठीक है ना। तो जहां तक कि ये सब हो रहा था, अब ये समझ में आ गया ना, यहां से कनेक्ट हो गई ना लाइन, कि यहां तक कि जो ये सब हो रहा था, न्यू आर्ट्स, जो नई मतलब कलाएं हैं, है ना, न्यू आर्ट क्राफ्ट्स एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज फ्लरिश्ड इन टाउन्स एंड विलेजेस। अब देखो आर्ट क्या होता है, बेसिकली एक इमोशनल चीज होती है, इसको समझ लो यहीं पे, क्योंकि अगर आपसे हिंदी पूछा भाई ये बताओ कि कला क्या होती है, तो कला को भी आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे हिंदी में भी, ठीक है। तो इन्हें बताता हूं मैं आपको, ये क्या है, एक बहुत ही इमोशनल चीज। जैसे मान लो आपके माइंड में कुछ मतलब कोई पिक्चर बन रही है, कुछ सोच रहे हो, उसको आप किसी सीनरी में या किसी दीवार पे या किसी कैनवस पे उतार देते हो, उसको क्या बोलते हैं, आर्ट बोलते हैं। तो आर्ट क्या होता है, एक इमोशनल चीज है, भावनात्मक चीज है, ठीक है। और जो आपका ये क्राफ्ट है, मान लो आपने चेयर बना दी, ठीक है, आपने टेबल बना दी, है ना, या आपने कुछ और बना दिया, ठीक है। तो ये क्या है, एक फिजिकल रूप में, एक भौतिक रूप में आपको सामने दिखाई, तो उसको बोलते हैं क्राफ्ट, ठीक है। तो शिल्प बोलते हैं उसको, समझ गए। अब बताएं कि यहां तक कि जब ये सब हो रहा था कि भाई किंगडम आ रहे थे, किंगडम जा रहे थे, ठीक है, नए किंगडम आ रहे थे, और बहुत सारे किंगडम थे जो थे पहले से वो खत्म हो रहे थे, युद्ध करके, है ना, हार जा रहे थे। तो क्या हुआ, न्यू आर्ट, तो इनके सबके साथ में क्या है, नई कलाएं और नया शिल्प और प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज क्या है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जैसे थी, ठीक है ना। फ्लरिश मतलब क्या है, डेवलप, ठीक है ना, या समृद्ध होना, डेवलप होना, ठीक है। फ्लरिश्ड इन टाउन्स, शहरों में और गांवों में, ये भी सारी चीजें, नए आर्ट्स और नए क्राफ्ट और प्रोडक्शन एक्टिविटीज भी फ्लरिश हुई, मतलब उत्पन्न हुई, ठीक है ना। ये कहने का मतलब है। बताओ कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा इतना बड़ा ग्रामर है जो आप सोच रहे हो कि आपको इसमें नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ओवर द सेंचुरीज। अब जैसे ओवर द सेंचुरीज ये चीज लिखा है, इसको भी लिख लो, इसका भी आप जो है बनाओ वर्ड मीनिंग, ओवर द सेंचुरीज। अब आप सोचोगे इतनी सारी वर्ड मीनिंग हो जाएगी तो कैसे, भाई ये एक बार जो बना लोगे ना, ये 1000 बार रिपीट होंगे इसी बुक में, तो आपको एक बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना ही नहीं है, एक बार याद कर लिया पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी इस तरीके से। इसलिए क्या ओवर द सेंचुरी, तो इसको आपको लिखना है सदियों से, सदियों से। अब अगर यहां पे सेंचुरी की जगह ईयर्स लगा दिया जाए, ओवर द ईयर्स मतलब क्या है, सालों से, है ना। अब डेकेड से एक बार DECADES, डेकेड, तो डेकेड क्या होता है, दशक, तो क्या हो जाएगा, दशकों से। समझ में आ गया, बताओ क्या दिक्कत है। ऐसे ही जब आप ऐसे वगैरह लिखोगे तो ये सारी लाइंस आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगी। इवन एज दिस वाज हैपनिंग, कि जैसा कि पहले ऐसा हो रहा था, है ना, जैसा कि पहले हो रहा था, ठीक है ना। और ओवर द सेंचुरीज, है ना। इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, तो इंपॉर्टेंट मतलब क्या, महत्वपूर्ण, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। तो आपको जब भी कोई एग्जांपल लिखना हो, क्वेश्चन का आंसर लिखना हो, तो उसमें आपके कौन से एस्पेक्ट मतलब पक्ष कौन से ध्यान में रखने हैं। पहला पक्ष है कि आपको राजनीतिक पक्ष कौन कौन सा है, सोशल पक्ष कौन कौन सा है, सामाजिक कौन सा है, और आर्थिक जो विकास हो रहे थे, है ना। अब आर्थिक मतलब क्या है, जैसे कौन कौन से टैक्स लगाए जा रहे थे, है ना, रेवेन्यू सरकार कहां से कलेक्ट कर रही थी उस समय के जो शासक थे, ठीक है ना। टैक्सेस कौन कौन से थे, रिलीजियस टैक्सेस थे, किस किस प्रकार से पैसा आ रहा था, ट्रेजरी वहां की कैसी थी, है ना, सरकार लोगों के लिए क्या करती है, ये सब क्या हो गया, आर्थिक पक्ष हो गया, ठीक है ना। सोशल पक्ष हो गया, जैसे मान लो सती प्रथा, फॉर एग्जाम्पल
एग्जांपल है ना। तो सामाजिक पक्ष हो गया है ना, उसके जैसे पॉलिटिकल है, तो पॉलिटिकल मतलब कौन कौन से मतलब जो है कौन कौन से किंगडम को जीता गया, ठीक है, वहां पर क्या क्या किया गया। तो ये सारे जो पक्ष आपसे मान लो रिलीजियस है, ऐसे मान लो रिलीजियस कोई मतलब आपको लिखना रिलीजियस एस्पेक्ट, ठीक है, तो उसमें क्या सुलह कुल, तो जो सुलह कुल की पॉलिसी थी उसको टोडरमल ने किया या अबुल फजल ने बताया अकबर को, किसने बताया, ये सब आप सोचो ना, ये छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए है ना। तो ये सब इसमें लिखेंगे, तो ये सब एस्पेक्ट, तो हम मतलब टोटल देखेंगे भाई जो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री थी उसमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स कैसे थे, उसमें सोशल डेवलपमेंट्स कैसे थे, उसमें इकोनॉमिक क्षेत्र में क्या क्या हो रहा था, साइंटिफिक क्षेत्र में क्या क्या हो रहा था, म्यूजिक में क्या हो रहा था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या होता था, टेंपल्स कैसे बन रहे थे, आर्ट कौन कौन से टाइप की आ रही थी, आर्ट फॉर्म्स किस किस प्रकार की आ रही थी, क्राफ्ट पर्सन किस प्रकार के आ रहे थे, है ना, यही सब तो पूछा था। तो जब ये सब चीज को छांट दोगे ना तो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा भाई, ऐसे ऐसे चीजें पूछी जाती हैं। तो जब आप यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन पेपर देखोगे ना तो आपको एक जग लगेगा, हाँ भाई ये सब चीजें मैंने पढ़ी हैं। अभी अगर जितना मैंने आपको बताया, आप जाकर के यूपीएससी का मेंस का आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड या मिडिवल इंडियन हिस्ट्री से, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड आप देखो, आपको यही एस्पेक्ट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि उनको चाहिए भाई आपने पूरे कालखंड से मान लो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री को 750 से लेकर 1750 तक का जो समय है उसको माना जाता है मिडिवल इंडियन हिस्ट्री माना जाता है। अब इस कालखंड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स कौन कौन से हुए, है ना, जो आर्थिक डेवलपमेंट कौन कौन से हुए, विकास कौन कौन से हुए बेसिकली, है ना, आपके रिलीजियस कौन कौन से हुए, कौन कौन सी पॉलिसीज आई, ठीक है ना, जो कि आज के टाइम में फिर वही जाकर के मॉडर्न हिस्ट्री में है ना, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इस तरीके जो बनते, यहीं से सब धीरे 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 जो ये विकास होता चला गया। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, है ना, ये सारी चीजों को आपको इस माइंडसेट से पढ़ना। तो अप्रोच आपका ये होना चाहिए, जिस दिन आपका अप्रोच इस तरह का हो जाएगा उस दिन आप देखना आप, ठीक है। तो ये सब हुए, है ना। हैड टेकन, तो हैड मतलब होता है था, ठीक है। टेकन प्लेस, तो टेकन प्लेस मतलब क्या है, हुए। अब इसका मतलब जहां भी टेकन प्लेस का मतलब हुए होगा, है ना। तो कौन कौन से मतलब जो है राजनीतिक हुए, सामाजिक हुए, आर्थिक जो है विकास जो है कौन कौन से, इतने सदियों में कौन कौन से विकास हुए, ठीक है। बट मतलब लेकिन सोशल चेंज, सोशल चेंज मतलब क्या है, सामाजिक बदलाव, है ना, सामाजिक बदलाव वॉज नॉट द सेम, सामाजिक बदलाव वॉज नॉट द सेम एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब क्या है, हर जगह, हर जगह सामाजिक बदलाव सेम नहीं था। क्योंकि बिकॉज क्योंकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटीज इवॉल्व डिफरेंटली। अब डिफरेंट मतलब क्या है, अलग अलग प्रकार, तो काइंड मतलब क्या, प्रकार ऑफ सोसाइटी, तो जो समाज थे, अब समाज कौन कौन थे, ये ट्राइबल समाज था, नोमैडिक समाज था, ठीक है ना, सेटल्ड कम्युनिटीज थी, तो इनके सबके लिए बदलाव अलग अलग होगा। जैसे मान लो कि अगर जैसे मान लो कोरोना वगैरह आया, ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं पहले से बहुत पैसा जिनके पास, उनके ऊपर जो असर पड़ेगा वो मतलब एक अलग प्रकार का होगा, ठीक है। और जो आम जनता है, जो 80 करोड़ जनता है जिसको भारत सरकार राशन दे रही है, उसके ऊपर अलग तरीके से असर होगा ना। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिटीज, है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटीज विल फील द डिफरेंस डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से उनके ऊपर डिफरेंस होगा। तो यही यहां पे बताया जा रहा है, ऐसा आपको कनेक्ट करना है। अब क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, तो इट मतलब ये इज इंपॉर्टेंट, देखो इंपॉर्टेंट कितनी बार इसी वर्ड में आया, देखो यहां पर भी इंपॉर्टेंट है ना, तो ऐसी चीजें आती हैं ना, तो इट इज इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है टू अंडरस्टैंड। अब जैसे मान लो टू, तो इसका मतलब कुछ समझना, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ, मतलब कैसे, देखो हाउ यहां पर भी आता है, यहां पर भी है ना, एंड कितनी बार आ चुका है, एंड वाई मतलब क्यों, है ना, दिस हैपेंड, तो दिस मतलब ये और हैपेंड मतलब हुआ, ठीक है। तो ये समझना जरूरी है कि ये किस लिए हुआ, ठीक है। इस तरीके अब बताओ, जितने इंपॉर्टेंट वर्ड है मैंने सबको आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब आप इसमें अगर आप इतना पढ़ने के बाद जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक व्हाट आई हैव स्टडीड, तो आप बोलोगे ट्राइबल पीपल, आपको सिर्फ वर्ड्स बोलना, देखो इंग्लिश बोलना कैसे आता है, देखो हमने पढ़ा नोमैडिक पीपल, अच्छा नोमैडिक पीपल, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट क्लियर, ऐसे शुरुआत होती है बोलने की। आई गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, ये सब नहीं चलेगा। यहां से ये पढ़ना जरूरी है कि यूपीएससी के को टारगेट करके जो चीज जरूरी है उसको पढ़ना है। तो आप बोलोगे नोमैडिक पीपल, नोमैडिक, नोमैड्स, अच्छा समझ, मतलब कुछ इतना समझ लो कि हाँ एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट चाहिए था पहले, फॉरेस्ट क्लियर, फॉरेस्ट फायर, क्लियर फॉरेस्ट फायर, उसको जला दिया, फॉरेस्ट फर्टिलिटी इंक्रीज्ड, फर्टिलिटी ऑफ द लैंड इंक्रीज, तो इसी तरह धीरे ऑफ लगाए लोगे बढ़ जाएगा, फर्टिलिटी इंक्रीज, ठीक है, ऐसे बोला ना। तो एग्रीकल्चर नहीं, लैंड होगा पहले, तो जब स्ट्रगल करोगे ना तब आएगा, और एक बार आ जाएगा, सोचो बस उसी तरीके से सारी डेफिनेशन को फिट करने लगोगे आप, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे, नोमैडिक पीपल, लैंड, फॉरेस्ट लैंड, फायर, फर्टिलिटी इंक्रीज्ड, एग्रीकल्चर, सीड्स सो, ठीक है। इसमें कोई ग्रामर भी नहीं ऐड करो, खाली वर्ड बोलो, कीवर्ड्स बस, वही तो हिंदी में भी बोलोगे तो इंग्लिश में बोलो भाई, थोड़ा बहुत ऐड करके बस हो जाएगा इंग्लिश आपका, ठीक है ना। सीड सो, देन क्रॉप, उसके बाद फर्टिलिटी डिक्रीज, देन शिफ्ट, पीपल शिफ्ट मींस नोमैडिक पीपल शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दीज पीपल आर कॉल्ड नोमैडिक पीपल। सिंपल, बताओ आया कि नहीं आया बोलने में।
अगर कोशिश करोगे तो ऐसे नहीं, अगर मैं आपको ये बोल के बता रहा हूं तो आप इसका 50-60% तो बोल ही लोगे, आपके माइंड में भी होगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा, रिवाइज करो, अभी आपको आएगा। लिखना मैंने आपको बता दिया, बोलना मैंने आपको बता दिया, ग्रामर, हैड, था, टेकन, इनका सबका बता दिया मैंने, कहाँ क्या लगेगा, जहां पर आएगी वहां पर बता दिया जाएगा। वर्ड मीनिंग, वोकैबुलरी जो भी है वो बता दिया मैंने, रीडिंग कैसे करनी है वो बता दिया। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है, सिर्फ समझना है और लिखना और आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप इस चीज को पढ़िए, समझिए। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस पढ़े हैं आप, देखिए एनसीईआरटी से लगभग ऑलमोस्ट बहुत सारे वीडियोस पढ़े, उनको देखिए, समझिए और हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में ज्यादा